हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों खासकर ये वीडियो बीपीएससी के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और मध्य एवं उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, 9 से 10 तक, 11 से 12 तक जितने भी दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी, नए जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों समान अध्ययन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दोस्तों आज का। और दोस्तों आप सभी को बता दें ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस मतलब लगातार इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लें दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। दोस्तों जो यंग इंडिया पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था यह हमें बताना है। तो श्रीमती एनी बेसेंट या महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। दोस्तों जो यंग इंडिया पत्रिका है इसका जो संपादन है वो महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। यानी जो दोस्तों हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है इसके संपादन मतलब इसके प्रकाशन से दोस्तों कौन कौन से संबंधित थे ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे यमुना कारजी और इसका सहजानंद सरस्वती उपयुक्त में से कोई नहीं, या राहुल संतकायन। दोस्तों ये ऑप्शन लास्ट वाला बीच में आ गया है, इससे कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए। इसका तो उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों आप सभी को हम बता दें यहाँ पे जो यमुना कारजी और सहजानंद सरस्वती और राहुल संतकायन ये तीनों जो हैं दोस्तों हुंकार हिंदी साप्ताहिक जो पत्रिका है उसके प्रकाशन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी इसके जो ऑप्शन है वो एक से अधिक सही है, तो डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों। पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है। दोस्तों ये जो पुस्तक है पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है हमें बताना है। तो मोहम्मद इकबाल है या मोहम्मद अली जिन्ना है या डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इन्होंने दोस्तों जो पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक है उसको लिखा था। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। दोस्तों इनके द्वारा जो अबुल कलाम आज़ाद है इनके द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई थी वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इसका मतलब जमींदार या कामरेंड या अल हिलाल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल हिलाल। दोस्तों जो अल हिलाल पत्रिका है उसका संपादक जो किया था वो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये हमें बताना कब प्रारंभ हुआ। तो 1930 में, 1931 में, 1940 में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र की इंडिया नेशन का प्रकाशन है दोस्तों ये 1931 में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों जो नील दर्पण नाटक वो किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने या आचार्य कृपलानी या दीनबंधु मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। दोस्तों जो दीनबंधु मित्र हैं उन्होंने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी थी और ये किससे संबंधित है दोस्तों, जो बंगाल व बिहार के जो नील कृषक हैं उनसे संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था। दोस्तों जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक वो किसने लिखी, बीजी तिलक या राजेंद्र प्रसाद या पोंडेरेल मून या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो इंडिया डिवाइडेड है उसको किसने लिखा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उन्होंने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फुतुहात ए
आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों ईश्वरदास नागर या भीमसेन या हरिदास या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमें इसका राइट आंसर बताना। जो फुतुहात ए आलमगीरी है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ईश्वरदास नागर जो है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? दोस्तों कालीकट बंदरगाह या सूरत या काम्बे या ब्रोंच। दोस्तों इनमें से हमें बताना कौन सा बंदरगाह है जिसको पहले क्या कहा जाता है? बंदरगाह को मुगल काल के यानी मुगल काल के समय क्या कहा जाता था? उसको बाबुल मक्का या मक्के का द्वार कहा जाता था। दोस्तों जो सूरत का बंदरगाह उसको कहते थे बाबुल का मक्का या मक्के का द्वार। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो जो दोस्तों D2O इसका उपयोग होता है कहाँ होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में। और किस लिए होता है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है ईश्वर यानी ईंधन के रूप में, इसके बाद ड्यूटेरानो के स्रोतों के रूप में, इसका मंदक के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदक के रूप में। जो D2O है दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में होता है। किस रूप में होता है? तो मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा होती है। तो दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड जो होता है उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से यानी स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है दोस्तों, न बढ़ती न घटती है, क्या रहती है? स्थिर रहती है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो जो विखंडनीय द्रव है उसका जो क्रांतिक द्रव्यमान होगा क्या होगा? 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला अभिक्रिया हेतु तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, या 10-10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। दोस्तों जो भू स्थिर उपग्रह वो घूमता है यानी कहाँ पर घूमता है ये हमें बताना। तो ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर या स्थिर ऊंचाई पर या उस स्थान पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो भू स्थिर उपग्रह है वो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो केस्का क्रिया, इसके बाद बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो आप देखेंगे जो स्प्रे बोतल होती है या एक परफ्यूम वाली जो बोतल होती है वो जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है हमें बताना दोस्तों। तो वो जो होती है वो बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? दोस्तों जो मिट्टी का निर्माण वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अनच्छादन या उन्नयन या अपक्षय, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अपक्षय। अपक्षय के कारण जो मिट्टी है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। दोस्तों जो बॉक्साइट वो सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है वो हमें बताना है। तो अफ्रीका या ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो बॉक्साइट इसका सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है इसका सर्वाधिक उत्पादक देश। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? दोस्तों ये आयरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या कनाडा। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है दोस्तों उसको किससे लिया गया? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पे, वैश्विक और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इनसे वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा यानी निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। दोस्तों इसमें से कौन सा सही है बताना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है,
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो प्लेटलेट्स का है, यानी प्लेटलेट का है, या लिम्फोसाइट का है, आरबीसी का है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो से जुड़ी जो महत्वपूर्ण कोशिका वो कौन सी है, तो लिम्फोसाइट कोशिका है। जो लिम्फोसाइट कोशिका दोस्तों WBC का अंग है, WBC। श्वेत ब्लड सेल्स होती है, उनके जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है दोस्तों, लिम्फोसाइट निभाता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति था USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, द कॉमिंटर्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा ये जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव से साम्यवाद का यूरोप, पूर्वी व दक्षिणी एशिया तक प्रसार बढ़ा। इसी के फलस्वरूप ब्रिटेन के साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। साथ ही मॉस्को में 1919 में द कॉमिंटर्स व पूर्व के लोगों का 1920 में सम्मेलन होना इसी का परिणाम था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में चर्चा में रहे सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? दोस्तों जो चर्चा में रहे सी विजिल ऐप, इसका संबंध किससे है? NCERT से, नीति आयोग से, भारतीय चुनाव आयोग, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय चुनाव आयोग। जो सी विजिल ऐप है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? तो भारतीय चुनाव आयोग से संबंध है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो इलाहाबाद है उसने अभी हाल ही में जो उच्च न्यायालय, यहाँ इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उसने जो मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को जो दोस्तों असंवैधानिक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो किरण पोलार्ड, या क्रिस गेल, या विराट कोहली, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। दोस्तों अभी हाल ही में विराट कोहली ने T20 में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। दोस्तों हाल ही में ढोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? दोस्तों जो ढोल जात्रा महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। उपयुक्त में से एक से भी, उपयुक्त में से कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों अभी हाल ही में जो ढोल जात्रा महोत्सव है वो पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कनाडा, USA, दक्षिण कोरिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो अभी हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन है दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों आप सभी को हम बता दें, BPSC जो TRE 3 चल रही है, यानी 3.0 चाहे 3.4, उसके लिए यानी 4.0 या 3.0, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसी चैनल पर लगातार इस तरह के वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। आप सभी को अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।